विश्वकर्मा योजना, हुनर को समर्थन, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और किस तरीके से इसका फायदा आम लोगों को मिलता नजर आएगा। और इस विषय पे बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय भी आपसे कराते हैं। मेरे साथ हैं दीपशिखा सिकरवार जी, जो कि सीनियर एडिटर है इकोनॉमिक टाइम्स की। इसके अलावा प्रफुल्ल केतकर जी, एडिटर ऑर्गेनाइजर के। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल केतकर जी, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहेंगे, क्योंकि तमाम ऐसे वर्ग देश के अलग अलग समाज से जुड़े हुए हैं जिनको लेकर बहुत ज्यादा सोचने की चिंता पहले हमने सरकारों में नहीं देखी है, लेकिन अब ये वो वक्त है जहां पे हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से छोटे छोटे काम करने वाले लोग भी, जिनकी शायद बहुत बड़ी बुलंद आवाज नहीं है, लेकिन उनकी चिंता भी दिखाई पड़ रही है। कल के ऐलान के बाद आज सरकार की कैबिनेट को मंजूरी विश्वकर्मा योजना को लेकर। जी आर्यन, वैसे तो बजट में ही इसको लेकर संकेत मिले थे। कल प्रधानमंत्री जी ने अपने 15 अगस्त के उद्बोधन में इसको थोड़ा सा और स्पष्ट किया। आज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई और 17 सितंबर जो विश्वकर्मा दिवस है, उस दिन से इस योजना का कार्यान्वयन होगा। जो हमारा ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी, जिसमें ये कहा जाता है कि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा वर्ल्ड एक्सपोर्ट में था, उसमें इन स्किल्स का बहुत बड़ा रोल था। चाहे वो बोट मेकर्स रहे, चाहे वो लकड़ी का काम करने वाले रहे, चाहे वो कुम्हार रहे, चाहे अलग अलग स्किल्स, इवन जो मछुआरों के जो फिश पकड़ने के लिए जो जाली बनाई जाती है, उसका भी एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे स्किल सेट था जी। उसको फिर से जो हमने क्लस्टर सिस्टम पोस्ट कोविड विजुअलाइज की और उसके आधार पर उनको खड़ा करने के लिए मैं मानता हूं दो चीजें महत्वपूर्ण है इसके संदर्भ में। एक, पहली बात तो यह है कि आत्मनिर्भरता के संदर्भ में लोकल स्तर पर, स्थानिक स्तर पर रोजगार और स्वयं रोजगार दोनों के संदर्भ में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा आत्मनिर्भरता की तरफ। दूसरा, जिस तरह से चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो हर घर नल योजना हो, या उससे पहले जैम की ट्रिनिटी ने जिस तरह से एक इकोनॉमी का, फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक तरह से आर्किटेक्चर बदल दिया, उसी तरीके से मैं मानता हूं कि स्किल्स के संदर्भ में और रोजगार के संदर्भ में ये विश्वकर्मा योजना एक सोशल और इकोनॉमिक इंक्लूजन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण इंक्लूजन का इनिशिएटिव साबित हो सकती है। इसको लेटर ऑफ स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया जाए जी। दीपशिखा जी, किस तरह से आप देखती हैं कि हुनरमंद लोगों की कमी नहीं है, बाजार में डिमांड की कमी नहीं है, लेकिन उस छोटे छोटे गैप को पूरा करने की जरूरत है। शायद सरकार की यही व्यवहारिक सोच है कि सबसे निचले स्तर तक, चाहे वो शहरी इलाका हो चाहे ग्रामीण इलाका हो, उस गैप को भरने का और उस तरीके से आगे बढ़ने का जिससे सबसे ज्यादा सामाजिक आर्थिक लाभ समाज के पिछड़े तबके तक बैठे हुए लोगों तक पहुंचेगा। बिल्कुल आर्येंद्र, अगर आप देखें जो ये वर्ग है, इसकी सबसे बड़ी चुनौतियां, जो मुख्य चुनौतियां हैं, वो सबसे ज्यादा है कि इस क्राफ्ट को, जो वो अपना प्रोफेशन है, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसको मार्केट कैसे करें, उसको अपस्किल कैसे करें, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस हिसाब से अपने प्रोफेशन में उस चीज को किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाए। और एक बहुत बड़ी चुनौती जो उनके सामने आती है वो है फाइनेंस की, आसान क्रेडिट की। हमने देखा है कि बहुत सारे क्राफ्ट्समैन जो छोटे छोटे होते हैं, वो साहूकारों के चक्कर में पड़ जाते हैं गांव में, देहात में। तो एक उनको मुख्य धारा से जोड़ने की ये एक कोशिश है, उनको फॉर्मलाइज करने की। उनके लिए ये योजना है जो उनकी सारी जो इस समय चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उनको किस तरह से वो मीट कर सकते हैं, उसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। ये योजना उन सारी चीजों को ध्यान में रख के बनाई गई है। तो एक तरफ आपका जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है या आपका जो स्किल सेट है, जो आपका हुनर है, उसको आप और किस तरह से सुधार सकते हैं, किस तरह से उसमें उसको बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा जो मार्केटिंग का सपोर्ट चाहिए आपको, उस मार्केटिंग का सपोर्ट में ये स्कीम जो है वो आपको सपोर्ट देगी। तो
उसमें मार्केटिंग में आपको विभिन्न तरह के बाकी जो इंटरवेंशन है, जिस तरह से डिजिटाइजेशन बढ़ गया है, डिजिटल पेमेंट्स आ गए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, किस तरह से उनको इन सब से जोड़ा जा सकता है। और फिर क्रेडिट, उसके अलावा अगर उनको जैसे टूल्स खरीदना है, क्योंकि अगर वो अपस्किल कर रहे हैं, अपनी बढ़ रहे हैं आगे, तो अगर उनको टूल्स रिप्लेस करने हैं, अपने औजार रिप्लेस करने हैं, तो उसके लिए भी इसमें सपोर्ट दिया जाएगा। तो ये जो सारी चुनौतियां इस वर्ग के सामने आ रही थी और आ रही हैं, तो इन सबको ध्यान में रख के ये योजना लाई जा रही। जी प्रफुल्ल जी, क्योंकि लगभग 30 लाख परिवारों तक पहुंचने का इस योजना के माध्यम से एक लक्ष्य तय किया गया और प्रधानमंत्री ने कल इस बात का जिक्र भी किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए अधिकांश लोगों को इस प्रकार की योजना का फायदा मिलता नजर आएगा। तो ये भी अपने आप में दिखाता है कि विकास की धारा में अपेक्षाकृत जो कई एक वर्ग जो पीछे रह गए हैं उनको इसका ज्यादा संबल मिलेगा। जी आर्येंद्र, केवल पीछे रह गए नहीं, स्ट्रक्चरली जिनको एक्सक्लूड किया गया। देखिए ब्रिटिशों ने जब ये सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्शन की सिस्टम लाई, तो उन्होंने भारत के सारे स्वदेशी आंदोलन का आधार क्या था, या गांधी जी जब चरखा की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे की फिलॉसफी क्या थी। तो बेसिकली ये जो हमारा ट्रेडिशनल आर्टिजन क्लास था, जिनके पास एक अलग तरह के स्किल है, और केवल स्किल नहीं है, उस स्किल को समय के साथ आगे ले जाने की एक परंपरा विकसित की है। दीपिका जी ने फाइनेंशियल सपोर्ट, स्किल अपग्रेडेशन या टूल किट इंसेंटिव या इवन डिजिटल ट्रांजैक्शन और मार्केटिंग सपोर्ट, 5 लेवल है इस योजना में। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण मुझे लगता है इसके पीछे की सोच। इसके पीछे की सोच में एक तो लेबर, ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ जो कंसेप्ट आई, वो मूलतः एक कैपिटलिस्ट क्लास है और एक वर्किंग क्लास है, इस कॉन्टेक्स्ट में आई। यहां पे विश्वकर्मा की जो संकल्पना है वो स्वयं रोजगार की है, खुद के हुनर पर आधारित है। हाथ और टूल्स, इनके आधार पर जो स्किल्स है, उन स्किल्स को बढ़ावा देने वाली है। उस पर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट अब इस स्कीम के द्वारा मिलेगा। एक तरह से भारत की गुरु शिष्य परंपरा जो स्किल सेक्टर में भी थी, भारत के शिक्षा को स्किल से इंटीग्रेट करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, इसमें भी ये योजना महत्वपूर्ण। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका केवल जो बाहरी इंप्लीमेंटेशन लेवल या फाइनेंशियल सपोर्ट के लेवल पर नहीं, इसके पीछे की जो सोच है, वो सोच बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि ये, और आपने भी उल्लेख किया, कल प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया था कि परिवारों को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये क्राफ्ट्समैनशिप जो थी, ये आर्टिजन जो थे, ये कारागिर जो थे, ये लेबर नहीं थे, ये कारागिर थे, और ये कारागिरों का कुशल जो था वो परिवारों का कुशल था, वो उद्योग भी परिवारों को था। तो इस कारण से मुझे लगता है कि एक परिवार केंद्रित उद्यमशीलता जी इसके कारण विकसित होगी, और पूरे विश्वकर्मा की जो संकल्पना है, विश्वकर्मा एक कारागिरों के देवता के रूप में भारत की परंपरा में जो देखे जाते हैं, उस फिलॉसफी को रिकॉन्टेक्चुअलाइज करना, आज के संदर्भ में पुनर्भाषित करने का मैं प्रयास के रूप में भी इसको देखता हूं। जी दीपशिखा जी, आपको लगता है कि जो बात प्रफुल्ल जी ने कही कि गुरु शिष्य परंपरा से बहुत सी चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही, लेकिन कई बार स्थितियां ऐसी नहीं होती हैं कि वो सस्टेन कर सके, लेकिन इस प्रकार के सपोर्ट सिस्टम से सरकार की तरफ से कम उसको हम संभाल सकते हैं, उसको हम जीवित रख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज की अनऑर्गेनाइज तरीके से चल रही इस प्रकार की व्यवस्थाओं को जब हम ऑर्गेनाइज तरीके से, एक व्यवस्थागत तरीके से आगे बढ़ाते हैं, तो इसका पूरा एक फायदा रूरल इकोनॉमी को और ओवरऑल इकोनॉमी को भी मिलता है। बिल्कुल आर्येंद्र, प्रफुल्ल जी ने एकदम ठीक कहा। बहुत समय से हमने देखा था कि जो शिल्पकार हैं या जो ये वर्ग के लोग हैं, बहुत समय से ये महसूस किया जा रहा है कि उनके बच्चे जो हैं, उस पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही है कला, उसको कई बार वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि उस क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज नहीं बनी है, वो बाहर निकल जा रहे हैं, और उससे वो कला जो है वो होता है कि पास ऑन नहीं हो रही है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही। तो अब एक मुख्य धारा से इस पूरी जो परंपरा चली आ रही थी हमारे यहाँ, उसको एक मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, एक फॉर्मल मार्केट से जोड़ने की कोशिश की जा रही है।
तो ये योजना जो है ये इन सारी चीजों को मद्देनजर रख करके बनाई गई है कि जो सपोर्ट इस समय चाहिए, जो ये परंपरा चली आ रही थी और इस तरह के जो क्राफ्ट्समैन है उनको जो सपोर्ट चाहिए जी, वो हर तरह का सपोर्ट इस योजना में दिया जा रहा है। जी प्रफुल्ल जी, आपको लगता है कि जब कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको एक सरकार संबल देती है, जब उसकी कौशल का सर्टिफिकेशन हो जाएगा, उसकी अप स्किलिंग हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं मनोबल को भी बढ़ाता है। आप जब बाजार में जाते हैं, आप अपनी हुनर के साथ जाते हैं, तो आपका मनोबल बढ़ा हुआ होता है, तो आप बेहतर तरीके से काम भी कर पाते हैं और उसका पारितोषिक भी आपको बेहतर मिल पाता है। जी आर्यन, देखिए यदि हम देखते हैं बहुत सारे भारत में हब बने हुए हैं, चाहे वो गुजरात में मोरबी जैसे शहर में हो या तमिलनाडु में हम देखते हैं तिरुपुर जैसा एक गारमेंट का हब हो, उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे कांच को लेकर, पीतल को लेकर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर हब बने हुए हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि ना उनको मार्केट एक्सेस के बारे में पता होता है, ना इसको लेकर जो एक तरह का स्टैंडर्डाइज सर्टिफिकेशन लगता है उसकी उनके पास उपलब्धता होती है। अब इस योजना से एक विश्वास मार्केट में उतरने के लिए उनको मिलेगा। आज ऐसा नहीं है कि वो ये बनाते नहीं है, लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे कारागिर ऐसे हैं, बहुत सारे आर्टिजन्स ऐसे हैं, वो बहुत अच्छे धातुओं से बनी हुई बहुत अच्छी उनकी कला को बनाते हैं। उनका एक ट्रेडिशनल उन्होंने टेक्निक है, उसको डेवलप किया हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बढ़ाते भी है। लेकिन उसमें होता क्या है कि मार्केट एक्सेस जिनको है वो उनसे बहुत कम कीमत में लेकर उसको थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करके मार्केट में बड़ी कीमत पर यूरोप तक भी बेचते हैं। जी, तो अब क्या होगा कि इनको केवल ना विश्वास मिलेगा, एक सर्टिफिकेशन मिलेगा, उनकी अगली पीढ़ी भी ये शिक्षा से जुड़ने के कारण इस व्यवसाय में रहने के लिए उत्सुक होगी। तो ये मुझे लगता है मानसिकता में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। जी, एक छोटा सा जवाब चाहेंगे दीपशिखा जी, एक फाइनल कमेंट, क्योंकि जब स्किल्ड लेबर वर्कफोर्स बढ़ती नजर आएगी सर्टिफिकेशन के साथ में, तो इसका एमएसएमई उद्योग में भी एक बड़ा फायदा दिखाई पड़ेगा हमको। बिल्कुल, स्किलिंग और अपस्किलिंग जो है रेगुलर बेसिस पर ये एक फॉर्मल तरीके से इसके तहत उसमें सपोर्ट किया जा रहा है। तो एमएसएमईज जो हमारे और माइक्रो यूनिट्स हैं उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और अब हम इस योजना के तहत और उसके अलावा भी सरकार ने जो सपोर्ट स्कीम्स चलाई हुई हैं उसके तहत स्किलिंग पे बहुत फोकस किया जा रहा है। तो ये न सिर्फ एमएसएमई माइक्रो यूनिट्स पर बाकी भी जो इंडस्ट्री है, ओवरऑल उद्योग है, उसको भी ये बहुत हद तक सपोर्ट करेगा, क्योंकि हम स्किलिंग और स्किल अपग्रेड पर फोकस कर रहे हैं कि जो आपका हुनर है वो बरकरार रहे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, लेकिन उसको आप आज के समय के अनुसार कितना और सुधार सकते हैं, कितना और आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर खास ध्यान रखा जाए। बिल्कुल, ये अपने आप एक बहुत व्यवहारिक सोच के साथ में योजनाओं को जमीन पर उतारने का प्रयास दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल वक्त इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, दीपशिखा जी आपका, प्रफुल्ल जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए आप दोनों का शुक्रिया।